हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विद्रोही और राज, ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है एनिमेशन के साथ। तो चलो डिस्कस करते हैं आखिर इस चैप्टर में है क्या। तो इसमें बच्चों ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आखिर जो अवध के जो तालुकदार थे, आज तालुकदार कह सकते हो, जमींदार टाइप से होते, तालुकदारों की सत्ता को अंग्रेजों ने किस प्रकार छेड़ा था। ठीक है, तो पहला क्या किया बच्चों, अंग्रेजों ने क्या किया, अवध के अधिग्रहण यानी अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की जो सत्ता थी उसे छेड़नी पड़ी थी या तालुकदारों की सत्ता को छीन लिया। पहला तो उन्होंने क्या किया, अवध के तालुकदारों के जो किले थे ना बच्चों, वो ध्वस्त कर दिए गए। और मतलब पहला क्या कहता, जो अवध में जो तालुकदार होते थे ना, ठीक है ना, उनके किले काफी हुआ करते थे और जागीरें काफी बिखरी हुई होती थी। और इसके साथ साथ पहला क्या होता था बच्चों, पीढ़ियों से जो उनकी जमीन और उनकी सत्ता पर अवध के तालुकदारों का नियंत्रण होता था, है ना। और इनके पास खुद का क्या होता, हथियारबंद सिपाही होते थे और इनके पास किले हुआ करते थे तालुकदारों के पास। और तालुकदारों की सेना को मतलब अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, बाद में समाप्त कर दिया और उनके किलों को क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। इसके साथ साथ तालुकदारों की हैसियत और सत्ता को नुकसान पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया। अब एक मुश्त बंदोबस्त क्या था, इसके अंतर्गत अंग्रेजों ने ये कहा कि जो तालुकदार हैं वो बिचौलिए हैं, उनका उनकी जमीन पर कोई भी मालिकाना हक नहीं है। तो तालुकदारों की सभी सामाजिक मतलब जो व्यवस्था उनकी भंग कर दी गई और एक मुश्त बंदोबस्त लागू होने के बाद तालुकदारों को क्या किया गया, उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। अंग्रेजों ने उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया था, ठीक है। और इस तरीके से क्या किया, उनके किले ध्वस्त कर दिए गए, ठीक है, न्यायिक अधिकार छीन लिए गए और इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा अवध के तालुकदारों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं बच्चों, 1820 में अंग्रेज जो अफसर होते थे वो तालुकदारों के संबंध किस प्रकार हुआ करते थे, ठीक है ना। तो अवध और मतलब जैसे अगर बात की जाए किस तरीके तालुकदार ने बच्चों 1820 में अंग्रेज अफसर और क्या बच्चों मतलब भारतीय सिपाहियों के भी संबंध किस प्रकार हुआ करते थे। तो पहला क्या था, जो अंग्रेज अफसर होते थे वो सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे, मतलब दोस्ती कायम किया करते थे, दोस्त की तरह रहा करते थे। इसके साथ साथ जो अफसर होते थे, अंग्रेजी अफसर, वो भारतीय सिपाहियों की मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध किया करते थे, उनके साथ तलवारबाजी करते थे, उनके साथ शिकार पर जाते थे। इसके साथ साथ उनमें से बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे ना, वो हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ तक कि रीति रिवाज और सांस्कृतिक जो नहीं होता बच्चों, त्योहार व्योहार होते थे, उनके बारे में भी उन अंग्रेज अफसर को मालूम होता था। इस प्रकार के 1820 में अंग्रेज अफसर और भारतीय सिपाहियों के बीच संबंध हुआ करते थे। लेकिन 1840 में क्या हुआ बच्चों, अंग्रेज अफसर और भारतीय सिपाहियों के बीच जो संबंध था ना, उसमें काफी परिवर्तन आ गया। जैसे कि अब क्या हो गया, अंग्रेजों में या भारतीय अफसरों में श्रेष्ठता की भावना आ गई। श्रेष्ठता का मतलब क्या था कि उन्हें अब इस बार ये लगने लग गया कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये एक सिपाही मेरी तरह मतलब मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ खाना खाएगा, है ना, इस तरीके का। और वह सिपाहियों को कमतर नस्ल का समझने लग गए थे, उनकी भावनाओं को जरा सा भी वो लोग ख्याल नहीं रखने लग गए अब अंग्रेज जो थे ना। और हमेशा भारतीय सिपाहियों के साथ गाली गलौज करते थे, मारा पीटा किया करते थे और सिपाही और अफसरों के बीच इसीलिए क्या हो गया था, फासला बढ़ गया था। और जो पहले ट्रस्ट हुआ करता था भारतीय सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच, वो अब शक ले लिया था, उसकी जगह संदेह ने ले गया था। इसके साथ साथ जब ये खबर लोगों के बीच पहुंची ना, चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना, ठीक है ना, तो जब लोगों तक ये बात पहुंची तो लोगों को लगने लग गया, भारतीय सिपाहियों को लगने लगा हाँ भाई ये जरूर हो सकता है, जब हमारे साथ इस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके साथ ये भी याद रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। जैसे बंगाल आर्मी के सिपाहियों में बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हुआ करते थे जो बंगाल आर्मी में थे। और याद रखना इसीलिए, और इसमें क्या था, उनमें से बहुत सारे ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के थे। और अवध के तो अवध जो था, अवध के सबसे ज्यादा सिपाही थे
अंग्रेजों के भी। तो इसीलिए अवध को क्या कहा जाता है, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे, उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वो जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लग गए थे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में जो सिपाहियों का जो भय था ना बच्चों, या छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायत थी, वो बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांव में फैलने लग गया था। और इसीलिए क्या हो रहा था बच्चों, गांव के लोग और ज्यादा भड़क उठते थे, है ना। अब बात करते आखिर विद्रोही क्या चाहते थे। तो देखो बच्चों, अंग्रेज विद्रोहियों को क्या मानते थे, असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे कि ना कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, नालायक के गधे, मतलब इतने ही मानते थे। और ये विद्रोही जो थे ना, ज्यादातर समय जो विद्रोही थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसलिए इनके बारे में हमें विद्रोहियों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती कि आखिर ये चाहते क्या थे। पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से जानकारी मिल पाएगी, है ना। और इतिहासकार 1857 के विद्रोह को लिखने के लिए अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे अंग्रेजों के विचारों के बारे में पता चलता है, ठीक है, ना कि विद्रोहियों के बारे में। तो ये समस्या बढ़ जाती है कि आखिर विद्रोही क्या चाहते थे। इस बात का पता उस समय भी नहीं चल पाया था और अब भी नहीं चल पाया है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह में एकता स्थापित करने के लिए कौन कौन से तरीके स्थापित किए गए थे। तो देखो बच्चों, पहला क्या था, 1857 के विद्रोह, 1857 के जब विद्रोह हुआ था तो विद्रोहियों द्वारा जो जारी की गई जो घोषणा है, उसमें जाति धर्म बिना, मतलब धर्म जाति रंग रूप के बिना, है, इसका भेदभाव किए बगैर समाज के सभी तबकों को आह्वान किया गया कि भाई विद्रोह में शामिल हो जाओ। मैटर नहीं करता आपकी जाति क्या है, आपका रंग क्या है ना। और बहुत सारी घोषणाओं में मुस्लिम राजकुमारों और नवाबों की तरफ से किया गया, जिनमें उनके नाम दिए गए थे मुस्लिम राजकुमारों ने, ठीक है ना। ये जारी किया गया था घोषणाएं। इसके साथ साथ उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा गया था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में दिखाया जा रहा था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का ही नुकसान और नफा नुकसान था, इस तरीके से दिखाया जा रहा था। इसके साथ साथ बहादुर शाह के जो नाम से जो जारी की गई जो घोषणा होती थी ना, उसमें महावीर हो गया, और मोहम्मद की दुहाई देते हुए समाज के सभी लोगों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए आह्वान किया गया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई जो पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशें लगातार क्या हो रही थी, बेअसर हो रही थी। इसी का एक उदाहरण हमें कहाँ मिलता है, दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली में मिलता है, जिसमें हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था, 50,000 रुपये खर्च किए थे। लेकिन उनकी ये कोशिश क्या रही थी बच्चों, नाकामयाब रही थी। तो ये चीजें थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह में क्या स्थापित किया गया, एकता स्थापित की गई थी। अब बात करते उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। देखो बच्चों, जो उस समय घोषणाएं जारी की गई थी, तो घोषणाओं में फिरंगी राज से संबंधित हर चीज के बारे में, मतलब चाहे अंग्रेजों से संबंधित हर चीज को खत्म करने की बात की गई थी। अंग्रेजों की निंदा की गई थी। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले तो किया जा सकता था, लेकिन अब अंग्रेजों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा गया और विद्रोहियों को क्या गया, जो विद्रोहियों द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, वो इस डर को बताती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमान की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए थे। ये बात सच है। और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते थे। इसी डर की वजह से क्या होता, लोग अफवाहों पर क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। और लोगों को प्रेरित किया गया था कि वो एक जगह इकट्ठे होकर मिलकर अपने रोजगार के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी अस्मिता के लिए लड़ा, ठीक है ना। और ये व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। विद्रोहियों ने सूदखोरों के बही खाते जला दिए, ठीक है, और उनके घर तोड़ फोड़ दिए थे, विशेषकर साहूकारों के। इस टाइप का था। अब बात करते 1857 के विद्रोह को दमन करने के लिए या अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को रोकने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाई। तो पहला नीति अपनाई थी मार्शल लॉ। अब बोलोगे बच्चों मार्शल लॉ क्या था, तो देखो, भारत को दोबारा जीतने के लिए, ठीक है बच्चों, टुकड़ियों को रवाना किया गया। और इसके साथ साथ सैनिक तो आएंगे ही, इसके साथ साथ उत्तर भारत में ना फौजियों की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए गए, ठीक है। और अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उन्हें सजा देने का अधिकार दे दिया गया था।
मतलब इसमें क्या था, जिस भी विद्रोही पर अगर शक होता था या किसी व्यक्ति पर शक होता था ना कि वो व्यक्ति विद्रोह में शामिल है, तो ऐसे विद्रोहियों को केवल एक ही सजा थी, और वो है सजाए मौत के घाट उतार देना। तो पहला रणनीति अपनाई थी उन्होंने मार्शल लॉ। दूसरा रणनीति अपनाई सैनिक कार्यवाही। देखो बच्चों, ब्रिटेन से जो सैनिक टुकड़ियां मंगाई गई, ठीक है, वो अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम करने के लिए मंगाई थी। और विद्रोहियों की तरह अंग्रेज भी दिल्ली के महत्व को समझ चुके थे कि दिल्ली का क्या महत्व है। इसीलिए अंग्रेजों ने भी क्या किया, दिल्ली पर दो तरफा आक्रमण किया, एक पंजाब से और एक कलकत्ता से, और दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। और जाकर फिर अंग्रेजों ने क्या किया, दिल्ली पर सितंबर में जाकर कब्जा कर पाए थे अंग्रेज। ठीक है, इस तरीके से विद्रोहियों ने इस पर आक्रमण करके उसे मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। तीसरा नीति क्या अपनाई थी, कूटनैतिक नीति। कूटनैतिक मतलब क्या था बच्चों, जैसे वर्तमान उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो विशाल जगह थे ना, वहाँ बड़े बड़े भूस्वामी और काश्तकारों ने मिलकर क्या किया था, अंग्रेजों का विरोध किया था। और अंग्रेज इस एकता को तोड़ना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े जमींदारों था ना, उनको आश्वासन दिया कि भैया अगर वो क्या करेंगे, अगर वो अंग्रेजों का साथ देंगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, उनकी जो जागीरें होती ना वो लौटा देंगे विद्रोही। ठीक है, इसके साथ साथ विद्रोही का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया था। ठीक है, जो विद्रोह करते थे ना बच्चों, जो जमींदार विद्रोह करते थे उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया। और जो वफादार हो गए थे, जो जमींदार अंग्रेजों की बात मान गए थे, उन्हें इनाम दिया गया। और बहुत सारे जमींदारों या तो बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए, या बहुत सारे भागकर नेपाल चले गए, और उन्होंने बीमारी और भूख के कारण तड़प तड़प कर क्या हो गए, ऐसे जमींदार क्या हो गए थे, मारे गए थे। तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, थर्ड पार्ट जरूर।